नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। आज की इस वीडियो में हम बिहार के गरीबों मजदूरों की बात करेंगे। किस तरह से ये सरकार गरीबों को सताती है, कई ऐसे मुद्दे उठाएंगे। साथ ही बिहार में भ्रष्ट अफसर लोग किस तरह से भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ऐसे मुद्दों को उठाया जाएगा। तो बिहार की गर्मा गर्म और ताजा खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में अभी से ही बाढ़ आ गई है। बिहार में मौसम विशेषज्ञ भी हैरान है। बिहार सरकार की रातों की नींद उड़ी हुई है। मौसम विभाग तो पहले से ही सरकार को चेतावनी दे रही थी कि इस बार सामान्य से ज्यादा बारिश होगी, बिहार में इस बार बाढ़ ज्यादा तबाही मचाएगी। लेकिन इस सरकार को तो नींद में सोने का आदत है। लेकिन अभी सरकार की ऐसी स्थिति हो गई है कि दिन में इनको तारे नजर आने लगे हैं। अरे ओ साहब लोग, आप लोग जो 15 जून कहते थे ना कि 15 जून तक बाढ़ से संबंधित तैयारियां पूरी कर ली जाएगी, देखिए अभी ही बिहार में बाढ़ आना शुरू हो गया है। कई नदियां अभी ही उफान पर है। कई नदियों के जलस्तर अभी लाल निशान के ऊपर चले गए। कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। तो आपका 15 जून आखिर क्या करेगा? अतः सरकार से हाथ जोड़कर पैर पकड़कर विनती है कि बिहार वालों को इस बार बाढ़ से बचा लीजिए। बिहार में अभी ही बाढ़ ने दस्तक देना शुरू कर दिया है। अतः जितनी जल्दी हो सके तटबंधों की मजबूती और अन्य सभी तैयारियों को किया जाए। भले ही बिहार सरकार ने डर से बाढ़ की अवधि को 1 जून से ही शुरू कर दिया है, लेकिन अभी भी तैयारियां नहीं पूरी की गई है। कई जगहों पर अभी भी बाढ़ से निपटने के लिए पूरी तैयारी नहीं हो सकी है। देखिए अभी ही खतरे की घंटी बज चुकी है। मानसून से पहले ही कोसी और कमला बलान में उफान आ गया है और इस तरह से अप्रत्याशित व्यवहार से विशेषज्ञ भी चौंक गए हैं। कोसी सहरसा में कमला बलान झाझरपुर में लाल निशान के पार पहुंच गया। बिहार में अभी मानसून ने दस्तक दी भी नहीं है, लेकिन यहाँ की नदियां में अभी से ही उफान शुरू हो गया है। हाल ये है कि कोसी और कमला बलान अभी ही खतरे के निशान से काफी ऊपर पहुंच गया, जबकि सीमांचल की कुछ नदियों की बाढ़ ने कहर बरपाना भी शुरू कर दिया है। और उधर सीमांचल की कई नदियों में जलस्तर पर नेपाल की बारिश का सीधा प्रभाव पड़ रहा है। महानंदा और परमान जैसी बड़ी नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, जबकि नोनी नदी ने तो अभी से ही कहर बरसाना शुरू भी कर दिया है। इसके पानी से कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस बार बिहार की काफी खतरनाक स्थिति हो सकती है यदि अब भी सरकार नहीं सुधरी तो। देखिए यदि मैं आपसे सवाल पूछूं कि सबसे गहरी नींद में सोने का रिकॉर्ड किसका है, तो शायद आपका जवाब होगा कुंभकर्ण का। लेकिन बिहार सरकार ने उनका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वो तो 6 महीना ही सोते थे ना, लेकिन बिहार सरकार तो पूरे साल भर सोई रहती है। पिछले साल ही बाढ़ ने बिहार में तबाही मचाए हैं। कहां कहां बिहार में तटबंध कमजोर हैं, कहां कहां से बाढ़ आता है, ये सब कुछ पता है बिहार सरकार को। फिर भी 1 साल गुजर गए, लेकिन अभी तक तैयारियां पूरी नहीं हो सकी है इसकी। बिहार में बस कुछ ही दिनों में बाढ़ आने वाला है और बाढ़ के दौरान आम आदमी क्या खाएंगे उसका ठिकाना तक नहीं रहता है। तो आखिर पशुओं को कैसे खिलाया जाए, और खास करके गरीबों को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है जो पशुओं का पालन करते हैं। लेकिन इधर देखिए बाढ़ सप्ताह के दौरान बिहार सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी है। बिहार में बाढ़ के दौरान पशुओं का चारा दिया जाएगा ताकि आप अपने पशुओं को सही सलामत रख सके। पहले आप ये जान लीजिए कि आखिर किस पशु के लिए कितना मिलेगा। तो देखिए निर्धारित सहायक मानदर के अनुरूप बड़े जानवर के लिए 70 रुपए और छोटे जानवर के लिए 35 रुपए प्रतिदिन अनुमान्य है। यानी प्रतिदिन 70 रुपए बड़े जानवर के लिए और छोटे जानवर के लिए 35 रुपए मिलेंगे। तो वहीं आपदाग्रस्त पशुओं के जीवन रक्षण के लिए सामान्यतः बड़े जानवर के लिए 6 किलोग्राम, छोटे जानवर के लिए 3 किलोग्राम तथा भेड़ बकरियों के लिए 1 किलोग्राम चारा मिलने वाला है। और देखिए कहां से मिलेगा, तो पशु शिविरों या अस्थायी शिविरों में 1 सप्ताह में 1 बार या प्रत्येक 3-3 दिन में मिलेगा। और वितरण की प्रक्रिया भी जरा आप जान लीजिए। तो देखिए चारा वितरण के पहले सभी प्रभावित पशुओं की प्रकार या संख्या के आधार पर गणना करके जो पशुपालक हैं उनको एक टोकन दिया जाता है, और जो टोकन मिला तो उक्त टोकन के आधार पर क्रमानुसार चारा का प्रबंधन कर फिर से वितरित किया जाता है।
बीजेपी नेता या हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्टेशन पर घूम घूम कर चाय बेचने का काम करते थे, लेकिन राजद ने एक ऐसे कैंडिडेट को एमएलसी चुनाव के लिए खड़ा कर दिया है जो स्टेशन पर कपड़ा धोने का काम करती है, लोगों के कपड़े को आयरन करने का काम करती है। और बीजेपी कैंडिडेट मुन्नी देवी ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि जिस तरह से कपड़े को हम पटक पटक कर धोते हैं, उसी तरह से अब बीजेपी को पटक पटक कर साफ कर देंगे। आरजेडी के तीनों उम्मीदवार ने अपना नामांकन दाखिल कर लिया है। आरजेडी की तरफ से कारी सोहेब, अशोक पांडे और मुन्नी देवी ने अपना नामांकन दाखिल किया। और इधर मुन्नी देवी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। मुन्नी देवी ने तो धोबिया पछाड़ तक का जिक्र कर दिया। कपड़े धोने वाली मुन्नी देवी ने ऐलान किया है कि जिस तरह से हम कपड़े को पटक पटक कर साफ करते हैं, उसी तरह से अब बीजेपी नेताओं को नहीं छोड़ेंगे। बीजेपी के नेताओं को अब पटक पटक कर साफ करने का काम करेंगे। साथ ही मुन्नी देवी ने कहा है कि पीएम मोदी हर बात पर झूठ बोलते हैं। वह कहते हैं कि गरीब का बेटा है और गरीबी के प्रति उनको ये सोचना होगा कि गरीब का दर्द क्या होता है। जैसे मैंने कपड़े को धो धो कर गंदगी साफ की है, वैसे ही पटक पटक कर बीजेपी को भी अब साफ कर देंगे, सत्ता से हटा देंगे। पार्टी का हरा रंग मुझे बेहद पसंद है, यह हरियाली का रंग है। भले ही मुन्नी देवी ने एमएलसी के लिए अपना नामांकन किया हो, लेकिन इन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया कि अब बीजेपी को सीधा सत्ता से बेदखल कर देंगे। कपड़े की तरह पटक पटक कर बीजेपी को सत्ता से बेदखल करेंगे। समस्तीपुर में एक ही परिवार के 5 लोगों ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी है और ये 5 लोग ब्राह्मण परिवार के थे। ये जातीय जनगणना की बात करने वाले आज ब्राह्मण ये लोग थे, ये नाम लेने से भी बच रहे हैं। देखिए, गरीब किसी जाति धर्म का नहीं होता है साहब, गरीब की कोई जाति नहीं होती है। अब बिहार में जातीय जनगणना होगी, गरीब ब्राह्मणों को फिर से सारी सुविधाओं से वंचित किया जाएगा, इसलिए खुद तेजस्वी यादव भी ब्राह्मण कहने से बच रहे हैं। देखिए, तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है कि समस्तीपुर में एक गरीब परिवार के 5 सदस्यों ने गरीबी, भूखमरी, आर्थिक तंगी, महंगाई, बेरोजगारी और बदहाली से त्रस्त होकर सामूहिक आत्महत्या कर ली। यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना अत्यंत दर्दनाक, हृदय विदारक, दुखद और कथित डबल इंजन सरकार के बड़बोलेपन पर करारा तमाचा एवं काला धब्बा है। तो चलिए तेजस्वी यादव के इस ट्वीट पर जनता का रिएक्शन देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले उत्तम कुमार सिंह ट्विटर यूजर लिखते हैं कि ब्राह्मण परिवार बोलने में शर्म आ रही है क्या बे? दलित पिछड़ा तो बहुत करता है, इनको भी ब्राह्मण बोलकर 12 नहीं बजे क्या? तो अगले रिट्वीट में श्रद्धा सुमन राय नामक ट्विटर यूजर लिखते हैं कि आपका ही किया धरा है, आपके पिताजी की करनी है, वो पाथ गए हैं, आप लीप रहे हैं। एपी सिंह नामक ट्विटर यूजर लिखते हैं कि गरीब ब्राह्मण था, गरीबी की जाति नहीं होती है, जिद्दी ना बने, हमारे शास्त्रों में दरिद्र को नारायण कहा गया है। इन गरीबों की गणना करवाएं, जातिगत राजनीति से उठें, गरीबों की एक ही जाति होती है। अगले रिट्वीट में संदीप कुमार शर्मा नामक ट्विटर यूजर लिखते हैं कि अफसोस की बात है कि लालू के कुपुत्र की इतने साल सत्ता के रहकर भी तुम लोग बिहार को भूखमरी और बेरोजगारी, जनसंख्या वृद्धि और अनपढ़ लोगों से मुक्ति नहीं कर पाए। वर्तमान पर उंगली उठाना आसान है, लेकिन तुमने और तुम्हारे खानदान ने जो कुकर्म किए हैं, उसी का फल अभी बिहार भोग रहा है। तो वहीं आशीष पांडे लिखते हैं कि जातिवादी राजनीति करने वाले तुम जैसे नेताओं के कारण गरीब ब्राह्मण का रोज उत्पीड़न होता है। मरने के बाद मुआवजा कौन मांगेगा? वहां जा तो सकते थे, लेकिन मरने वाले ब्राह्मण है, तुम क्यों जाओगे? जाति विशेष के लोग मरे होते तो तुम सबसे पहले पहुंचते और ट्विटर पर मरने वाले की जाति भी बताते। तो इस तरह से तेजस्वी यादव अपने ही ट्वीट पर ट्रोल हो गए। बिहार के दिहाड़ी मजदूरों के लिए खुशखबरी है। बिहार में न्यूनतम मजदूरी के दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया है। बिहार में दिहाड़ी मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाकर अब 366 रुपए कर दिया गया है। पहले मात्र 312 रुपए मिलते थे। इस वृद्धि से राज्य से कम 3 करोड़ मजदूरों को फायदा मिलेगा।
और इस बार मजदूरों के मूल वेतन में 15% तक वृद्धि की गई है। तकरीबन 2 महीने के बाद ये नई दर बिहार में प्रभावी हो जाएगी। इस वृद्धि के बाद राज्य के तकरीबन 3 करोड़ मजदूरों को लाभ मिलेगा। इस वृद्धि के बाद मजदूरों को मौजूदा दर से कम 48 रुपए अब अधिक मिलेंगे। जीतन राम मांझी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि सिर्फ राजनीतिक लाभ उठाने के लिए दलित महिला से शादी करते हैं गैर SC ST पुरुष। साथ ही जीतन राम मांझी ने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी से मांग की है कि कानून में अब संशोधन किया जाना चाहिए। जीतन राम मांझी ने कहा है कि हमारे SC ST की लड़कियों को गैर SC ST के लड़के बहला फुसला कर या अपहरण करके शादी कर लेते हैं और कई लोग तो राजनीतिक लाभ यानी चुनाव लड़ने के लिए ऐसा करते हैं। लड़की को 6 महीना या साल भर रखते हैं और जब सर्टिफिकेट बन जाता है शेड्यूल कास्ट का उनका तो लड़की को छोड़ दिया जाता है। साथ ही इन्होंने कहा कि संविधान में प्रावधान है कि शेड्यूल कास्ट की लड़की यदि गैर शेड्यूल कास्ट के लड़का से शादी करती है तो लड़की को तो हमेशा शेड्यूल कास्ट का लाभ मिलता रहेगा, लेकिन उससे जन्मे बच्चे को और ना ही उसके शौहर को कोई लाभ मिलेगा। इन्होंने कहा कि संविधान में यह नियम है कि सिर्फ लड़के को ही लाभ मिल सकता है, उनके शौहर को या उनके बच्चे को कोई भी SC ST को मिलने वाला लाभ नहीं मिल सकता है। लेकिन आज नियम का गलत फायदा उठाया जा रहा है। अतः जीतन राम मांझी ने कहा है कि मैं प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से मिलकर बात करूंगा और एक सख्त से सख्त कानून बनाने की मांग करूंगा ताकि कोई भी यदि गैर SC ST पुरुष किसी SC ST महिला से शादी करता हो तो सिर्फ महिला को लाभ मिले, उनके बच्चे या शौहर को लाभ ना मिल सके। बिहार में मौसम बेईमान हो गया है, कहीं धूप तो कहीं भारी बारिश। एक तरफ जहां बिहार के कई जिलों में तपती धूप से लोग परेशान हैं, सूर्य लगातार आग उगल रही है, तो वहीं बिहार के कई जिलों में आज भयानक बारिश का अपडेट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने यहां तक लोगों को चेतावनी दी है कि मौसम खराब रहने पर घर से बाहर तक ना निकले। मौसम विभाग ने उत्तरी बिहार के अररिया और किशनगंज जिले में भारी से भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। इन जिलों के लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। उसके साथ ही बिहार के इन 10 जिलों में गरज के साथ भारी बारिश को लेकर लोगों को सावधान किया गया है। देखिए, बिहार के मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार और भागलपुर में भयानक से भयानक बारिश हो सकती है। तो वहीं दक्षिण बिहार में आज 45 डिग्री के आसपास तापमान रहने का पूर्वानुमान है। इस दौरान लोगों को बेवजह घर से बाहर निकलने तक को मना किया गया है। उसके साथ ही मौसम विभाग का कहना है कि बिहार के कुछ अन्य जिलों में बादल छाए रहेंगे, तो कहीं हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। और मौसम विभाग ने कहा है कि बिहार में अगले 48 घंटे तक यही स्थिति बनी रह सकती है। बिहार में मानसून आने के बाद या अगले 2 दिनों के बाद बिहार के सभी जिलों में भारी बारिश हो सकती है। बिहार वालों के लिए इंतजार की घड़ियां खत्म। गांधी सेतु की पूर्वी लेन पर आज से दौड़ने लगेगी वाहनें। मानो बिहार वालों के लिए एक सपना पूरा हो गया है, चमत्कार हो गया है। पटना से उत्तर बिहार को जोड़ने वाले गांधी सेतु का पूर्वी लेन आज मंगलवार से चालू हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इसका उद्घाटन करेंगे। इसके बाद दोनों लेनों से वाहनों का आवागमन शुरू होगा और पहले की तुलना में पुल मजबूत और हल्का बनाया गया है। भारी वाहनों के परिचालन को देखते हुए इसे बनाया गया है। 5.5 किलोमीटर लंबे पुल का निर्माण नई तकनीक से किया गया है। NH-19 पर लोहे यानी स्टील से बनाया गया 4 लेन पुल पहले की तुलना में 30,000 टन हल्का है। इस पुल में 25 लाख नट बोल्ट का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा 28,000 मेट्रिक टन सीमेंट और 1,36,000 मेट्रिक टन बालू का उपयोग किया गया है। और पहले महात्मा गांधी सेतु को कंक्रीट से बनाया गया था, तो बिहार के भ्रष्ट इंजीनियर ने वहां अपना कमाल दिखा दिया था, इसलिए उसमें तुरंत ही दरार पड़ने लगे थे। 1 साल के अंदर ही पुल रिपेयरिंग के लिए चला गया था। ये तो बिहार के भ्रष्ट इंजीनियरों का कमाल है। लेकिन इस बार कंक्रीट का कम उपयोग किया गया है, ज्यादातर स्टील से बनाया गया है, अतः पुल पहले की तुलना में कई गुना ज्यादा मजबूत है।
पिछली बार सीमेंट से पुल बनाया गया था, लेकिन बिहार के भ्रष्ट इंजीनियरों ने अपना कमाल दिखा दिया और पुल को फिर से रिपेयरिंग के लिए डाल दिया और बड़ी दुर्घटना से बचाने के लिए सीमेंट से बने पुल को तोड़ दिया गया और तोड़कर अब सुपर स्ट्रक्चर स्टील का बनाया गया है। और उम्मीद है कि इस बार बिहार के भ्रष्ट इंजीनियर लोग और भ्रष्ट आईएएस अधिकारी और अन्य अधिकारी लोग अपना कमाल नहीं दिखाए होंगे और इस बार ये पुल कई सालों तक बिना रिपेयरिंग के चल पाएगा। समस्तीपुर से एक बड़ी घटना की खबर आई है। समस्तीपुर में एक ही परिवार के 5 लोगों ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी है। तो इस पर पप्पू यादव परिजनों से मिलने गए और पप्पू यादव ने कहा कि नीतीश के राज में भूखमरी और कर्ज के बोझ में मर गए 5 गरीब। पप्पू यादव ने बिहार सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि 5 लोग गरीबी, भूखमरी, कर्ज के बोझ से मर गए और नीतीश कुमार खामोश हैं। ये बिहार की डबल इंजन सरकार पर करारा तमाचा है। पप्पू यादव ने समस्तीपुर में मृतकों के परिजनों से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने कहा कि 5 लोगों का शव फंदे से लटका मिला। मृतक मनोज बेटी की शादी के लिए कर्ज लिया हुआ था और जिससे कर्ज लिया था वह धमकी देता था सबसे पहले आरोपी पर एफआईआर होना चाहिए। तो वहीं पप्पू यादव ने मृतकों के परिजनों की सरकार से मदद करने की मांग की। मोदी जी कहते हैं कि हम तो चाय बेचने वाले हैं, हम स्टेशन में चाय बेचा करते थे। साथ ही मोदी जी ने कई बार कहा है मेरा क्या है, हम झोला उठाएंगे और चले जाएंगे। और अब राजद ने एमएलसी चुनाव के लिए जिस कैंडिडेट मुन्नी देवी को नामांकन करवाया है उनकी संपत्ति कितनी है आप जान लीजिए। वैसे तो ये स्टेशन पर कपड़ा धोने का काम करती है, लोगों के कपड़े को इस्त्री करने का काम करती है। तो वहीं आप ये भी जान लीजिए कि कपड़ा धोने वाली आरजेडी उम्मीदवार मुन्नी देवी के पास 23 लाख की संपत्ति है। मुन्नी देवी के पास 15 लाख रुपए की अचल और 8 लाख रुपए की चल संपत्ति है। साथ ही उन्होंने 6,60,000 रुपए का लोन भी ले रखा है। साथ ही कपड़े धोने वाली मुन्नी देवी 150 ग्राम से भी ज्यादा सोना और 1 किलोग्राम चांदी की मालकिन है। इसके अलावा उसके पास 35,000 रुपए की नकदी भी है। उसके पति के पास 54,793 रुपए की संपत्ति है। वहीं उसके बड़े बेटे के पास 58,425 रुपए की संपत्ति है।